हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका 5वां चैप्टर है। आज हमने, जैसा कि मेरा थंबनेल में देख रहे हैं, आज जो है समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा और उसके साथ इंट्रोडक्शन दूंगा आज समांतर श्रेणी पे, और उसके साथ ही साथ NCERT एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है समांतर श्रेणी। आज का मेरा टॉपिक है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर आपका 5 है। चैप्टर नंबर क्या? 5। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। समांतर श्रेणी को समझेंगे। पदों के बीच के अंतर समान हो, पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। सिंपल मैं डिफाइन आपको बता रहा हूँ। पदों के बीच का अंतर समान हो, पदों का बीच का अंतर समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहेंगे। अब कहिएगा कि एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25 ... तो ये जो मैंने लिखा है सीरीज, ये क्या है? सीरीज लिखे हैं। तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने दिया समांतर श्रेणी के। अब कहिएगा सर पदों के बीच का अंतर समान हो, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां पद है। इसका अंतर देखिए, 5 और 10 का अंतर 5 होता है, 10 और 15 का अंतर 5 होता है, 15 और 20 का अंतर 5 होता है, 20 और 5 का अंतर, 20 और 25 का अंतर 5 होता है। तो सब में देख रहे हैं, सभी पदों का जो पद है, पदों के बीच का अंतर ले रहे हैं तो हर जगह समान आ रहा है। 5 और 10 का अंतर निकाले तब पर भी 5 आया, 10 और 15 का अंतर निकाले 5 आया, 15 और 20 का अंतर निकाले तब पर भी 5 आया, 20 और 25 का अंतर निकाले तब पर भी क्या आया? 5 आया। तो इसका मतलब ये पहला एग्जाम्पल जो है समांतर श्रेणी का है, पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लिया ले रहा हूँ 8, 12, 16 के बाद 20, 24, ... अब देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो अंतर देखिए, 8 और 12 का अंतर निकालिए। अंतर का मतलब होता है भाई जी बड़ा में से छोटा, यानी अंतर देखेंगे 4 के गैप में बढ़ रहा है आगे सीरीज, यानी क्या हो जाएगा? 8 और 12 का अंतर 4, 12 और 16 का अंतर 4, 16 और 20 का अंतर 4, यानी 4 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। यानी सब जगह का अंतर क्या आया? समान आया। तो इसलिए हम कहेंगे क्या चीज़? पदों के बीच के अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब मैं आता हूँ समांतर श्रेणी का प्रकार पे। समांतर श्रेणी का प्रकार तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर, सभी लोग लिखिएगा पेन पेपर से। समांतर श्रेणी के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें आएंगे तो इसमें दो टाइप होता, समांतर श्रेणी के प्रकार दो होते। पहला प्रकार होता परिमित, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, पहला परिमित समांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं फाइनाइट, फाइनाइट एपी, एपी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो परिमित समांतर श्रेणी का इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो यहाँ बोलेंगे समांतर श्रेणी का, अभी समांतर श्रेणी समझ चुके हैं आप लोग। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, इसका डिफाइन मैं लिख रहा हूँ। परिमित समांतर श्रेणी का डिफाइन मैं लिख रहा हूँ। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। माने समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, निश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 25, 28, 31, 34। ये देखिए, ये आपका क्या है? निश्चित संख्या है। ये भी समांतर श्रेणी है। देखिए सबका डिफरेंस 3 है। 25 से 3 बड़ा 28, 28 से 3 31, 31 3 34, यानी सब का क्या है? डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये तो समांतर श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी में भी एक ऐसा श्रेणी है, परिमित समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें पदों की संख्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पदों की संख्या निश्चित है। इसमें हम काउंट करेंगे। कोई पूछेगा इसमें बताओ कितना पद है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो इसमें पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। तो इस कारण से हम बोलेंगे समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, फाइनाइट एपी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ले कहेगा सर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को। 99, 97, 95, 93, 91। तो आपका क्या है? ये भी समांतर श्रेणी, क्योंकि प्रत्येक बार देखिए 2 घट रहा। तो इसका आप क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि ये समांतर श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। 1, इसमें कितना पद है? काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है? किसका एग्जाम्पल होगा? परिमित समांतर श्रेणी का। एक इसका एग्जाम्पल होगा परिमित समांतर श्रेणी का। ये भी परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें पदों की संख्या क्या है? निश्चित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी कहेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं दूसरा टाइप्स पे चलता हूँ। दूसरा टाइप है मेरा, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। पहला टाइप था समांतर श्रेणी का, दूसरा टाइप में आता हूँ। दूसरा टाइप है अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे? इसका इंग्लिश क्या होता? इनफाइनाइट एपी। एपी मैंने शॉर्ट फॉर्म हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी का 2 प्रकार है। पहला प्रकार मैंने क्या बताया? परिमित समांतर श्रेणी, इसको फाइनाइट एपी बने। दूसरा मैं प्रकार पढ़ा रहा हूँ अपरिमित समांतर श्रेणी, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट
एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। अब इसका डिफाइन क्या है? वही सिंपल डिफाइन, आप जिसका वो है इसमें निश्चित था, इसमें निश्चित नहीं होगा, बस इतना ही ऐड करना है। तो लिखेंगे जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनिश्चित हो। पदों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो। पदों की संख्या अनिश्चित हो। अपरिमित समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? इनफाइनाइट एपी। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल इसका मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 10 के बाद 12, डॉट 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 डॉट। ये इसमें देखिए, इसमें आपको टर्म बोलेगा, पदों की संख्या काउंट करने के लिए कहेगा तो आप काउंट नहीं कर पाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट का मतलब अभी चलते जा रहा है आपका श्रेणी, तो आप इसमें पद को काउंट नहीं कर पाइएगा। तो इस कारण से इस श्रेणी को क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में लेता हूँ 3, 7, 11, 15, डॉट 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 डॉट। इसमें भी, इस समांतर श्रेणी में भी पदों की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी अभी तक ये श्रेणी जो है चलता जा रहा है, तो आप काउंट नहीं कर पाइएगा कि इसमें कितना पद है। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ, पद किसको कहेंगे? इसको बोलते हैं टर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। पद किसको कहेंगे? क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी में प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। पद का इंग्लिश क्या होता? टर्म। पद कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 डॉट। तो ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी है। 3 का डिफरेंस है, सबका 3 का डिफरेंस आ रहा, पदों का अंतर। समांतर श्रेणी है। प्रत्येक संख्या को, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है, ये चौथा संख्या, ये पांचवा संख्या। तो यही सबको प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। तो पहला संख्या है तो इसको बोलेंगे पहला पद। कौन पद बोलेंगे? पहला पद। ये दूसरा संख्या है तो इसको बोलेंगे दूसरा पद। क्या बोलेंगे? दूसरा पद बोलेंगे। दूसरा पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा संख्या है, इसको बोलेंगे पांचवा पद। क्या बोलेंगे? पांचवा पद। अब आगे इस तरह तक बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा।
इसे आगे बढ़ते रहेंगे तो इसको जो आगे जो मिलेगा आपका एनवा पद मिलेगा, इसी को बोलेंगे एनवा पद। क्या बोलेंगे? एनवा पद बोलेंगे। तो आप लोग समझिएगा, ये पहला पद है, दिख रहा है ना, पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, और जो लास्ट में आएगा वो आपका एनवा पद कहलाएगा। तो इसी को हम लोग पद कहते हैं। अब समझिएगा, पहला पद को A1 कहते हैं, पहला पद को क्या कहते हैं? A1। दूसरा पद को A2 कहते हैं, तीसरा पद को A3 कहते हैं, चौथा पद को A4 कहते हैं, और एनवा पद को AN कहते हैं। कुछ कुछ बुक में आपको A1, A2, A3, A4 नहीं मिलेगा, T1, T2 लिखता। कुछ बुक में आपको T1 कहेगा पहला पद को, T2 कहेगा, T3 कहेगा, T4 कहेगा, और डॉट 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 TN बोलेगा। तो NCERT में आपको A1, A2 से डिनोट करता है। और कुछ कुछ बुक में पहला पद को T1 कहता है, दूसरा पद को T2 कहता है, तीसरा पद को T3 कहता है, चौथा पद को T4 कहता है, एनवा पद को TN कहता है। तो आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ सार्व अंतर पे। अब मैं आता हूँ सार्व अंतर, सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता समझिएगा। सार्व अंतर क्या होता? समांतर श्रेणी के पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के दो क्रमागत, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर को हम सर्वांतर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को सर्वांतर कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखा, सर्वांतर कहते हैं। समझिएगा, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। कहेगा एग्जाम्पल दीजिए सर, समझिएगा। ऐसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3, 5, 7, 9, 11, 30 डॉट 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 डॉट। तो इस टर्म में इसको मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, A1 बोलेंगे, A1 को ही A बोलते हैं पहला पद, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, इसको A5 कहेंगे, इसको A6 कहेंगे। सर्वांतर को सूचित करते हैं स्मॉल डी से। सर्वांतर को किससे डिनोट किया जाता? स्मॉल डी से। कौन डी से? स्मॉल डी को। अब पहला पद A1 बोलते हैं, लेकिन लिखेंगे तो A लिखेंगे। पहला पद को A से डिनोट किया जाता है। इसमें सर्वांतर बोलेगा तो सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर इक्वल टू या बराबर, सर्वांतर बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। सर्वांतर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। A2 माइनस A1 बराबर
A3 माइनस A2, ये आपका सर्वांतर कहलाएगा। तो A2 तो 7 है, A2 क्या है 5 ने है, A1 3 है, इक्वल टू A3 कितना है 7 और A2 कितना है 5। तो देखिए 5 माइनस 3 2 आया और 7 माइनस 5 भी 2 आया। तो देखिए सारबंतर बराबर आया कि नहीं। यानी सारबंतर निकालने के लिए दूसरा पद घटाओ पहला पद, या तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, या चौथा पद घटाओ तीसरा पद, यानी अगला पद में पिछला पद क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा सर्वांतर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिए ताल्लुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब NCERT क्वेश्चन पे आते हैं। NCERT प्रश्नावली 5.1, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों है। तो एक में 4 क्वेश्चन है, तो मैंने अभी पहला क्वेश्चन लिखा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा 15 रुपया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया। और जब दूसरा किलोमीटर जाएंगे 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की 15 रुपया तो देना होबे करेगा, और 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलेंगे तब न, 1 किलोमीटर का तो 15 देंगे, उसके साथ एक अतिरिक्त चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो अतिरिक्त का किराया कितना 8 रुपया, यानी 15 और 8 23 रुपया। 3 किलोमीटर जाएंगे तब तो 15 रुपया देना पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अब आप फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितना अतिरिक्त जाइएगा उतना आपको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाइएगा तो 8 रुपया, लेकिन हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यानी कितना फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड, यानी फर्स्ट किलोमीटर का आपका फिक्स किराया है 15 रुपया। उसके बाद जितना आप किलोमीटर बढ़ाइएगा तो प्रत्येक किलोमीटर का आपका रुपया देना पड़ेगा 8 रुपया। तभी कितना आ गया 31 आ गया। तो इस तरह से आपका क्या है ये, तो AP क्या बनाइए, पहले देखिए AP में है कि नहीं। तो यानी क्या है, तो AP बनाने के लिए क्या सारबंतर सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सीरीज क्या आया 15, 23, 31 डॉट 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 इस तरह से चलते जाएगा। तो क्या बोलेंगे सारबंतर निकालेंगे D का वैल्यू। तो D का वैल्यू निकलेगा कैसे, सारबंतर इक्वल टू सार्व अंतर D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 का वैल्यू 23 माइनस 15 बराबर 31 माइनस 23, कितना आया 8 बराबर 8, यानी सारबंतर क्या है समान आ रहा। तो जब सारबंतर समान हो, पदों का अंतर समान हो, तो क्या है समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे, अतः दी इक्वेशन जो है, अतः लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अब लाइट आ चुकी है। अतः ये जो दिया गया क्वेश्चन जो है क्या है AP में है। तो क्यों है, क्योंकि सारबंतर क्या है समान है। यहाँ पर लिखेंगे AP कितना आया 15, 23, 31 डॉट 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 AP में है। तो क्यों है, क्योंकि सारबंतर सार्व अंतर समान है, सार्वंतर क्या है समान है। तो दी इक्वेशन क्या है AP में है। तब आप लोग नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि AP में है कि नहीं, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों ना।
तो यानी कि समझने वाली सबसे बात है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, एयर है, एयर कोई भी चीज़ में रहता है तो आयतन में रहता है। एयर हो गया, केरोसिन हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब आयतन में होता है। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको बेलन के आयतन को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में माना कि बेलन का आयतन, हम मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, लेटर भी मान सकते हैं, डिजिट भी मान सकते हैं। तो माना कि बेलन का आयतन भी मानते हैं कुछ लोग एक्स भी मानते हैं। तो चलो हम कुछ अलग मानते हैं, हम लोग मानते हैं 64 यूनिट बोलें या सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, आयतन होता है क्यूब में, मान लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। माना कि बेलन का प्रारंभिक में 64 है। ये कौन है? प्रारंभिक, बेलन का प्रारंभिक आयतन, माना कि बेलन का प्रारंभिक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, पहला है। अब दूसरा बार में क्या होगा? दूसरा बार में कह रहा पंप क्या करता, निकालता है, माने A2 कहलाएगा। यानी दूसरा बार में आप निकालिएगा तो फर्स्ट बार है, प्रथम बार, पहली बार, ये पहली बार है, पहली बार। अब दूसरी बार में आइएगा तो क्या होगा? दूसरी बार में आयतन कितना हो जाएगा? तो कह रहा बेलन में जितना जो आयतन है, हवा है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। तो 64 आपका हवा है सेंटीमीटर क्यूब, 1/4 क्या करता? बाहर निकाल देता। यानी 64 को कराएंगे 4 से तो 16 बार में, यानी 16 जो है 16 सेंटीमीटर क्यूब जो है हवा को क्या किया? निकाल दिया गया। तो बचा रिमेंस कितना इसमें? तो 64 में से 16 घटाएंगे, 64 में से क्या करेंगे? 16 घटाएंगे। 14 में से हो गया 8, 5 में से 1 गया 4, यानी कितना बचा दूसरी बार में? 48 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। अब तीसरी बार में कितना बचेगा भाई? तीसरी बार में जब पंप क्या करेगा? निकालेगा हवा, तो तब बचा कितना? अब क्या है? एयर की मात्रा कितना है? 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें भी प्रत्येक बार एक काम जो है बार बार पंप जो करता है 1/4 भाग बाहर निकाल देता, तब 48 है शेष। तो 48 का फिर 1/4 निकाल देगा, यानी 12 निकाल दिया हवा। तो बचा कितना? 48 में से 12 घटा देंगे तो क्या आएगा? 36। यानी तीसरी बार में क्या करेगा? 36 सेंटीमीटर शेष हवा बचेगा। बेलन में शेष हवा कितना बचेगा? तीसरी बार में 36 सेंटीमीटर के। फिर चौथी बार में जब चौथी बार निकालेगा तब कितना बचेगा हवा इसमें? तो 36 का फिर 1/4 भाग निकाल देगा, यानी कितना? 4 से 9 हवा निकाल देगा, यानी कितना? यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्या है? शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष हवा बचेगा, एयर बचेगा। तो पहला शुरुआत में अगर 64 था तो 1/4 निकाल देगा, तो 48 फिर बच जाएगा बेलन में। और फिर वो इसका भी 1/4 निकालेगा तो फिर 36 बचेगा, फिर इसका भी 1/4 भाग हवा निकाल देगा तो 27 बचेगा। अब देखिए आप, ये आपका प्रारंभिक हो गया, तो यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब देखिए सार बंतर सब इक्वल आता है कि नहीं? सार बंतर निकालिए तब नहीं पता चलेगा कि AP में है कि नहीं। सार बंतर कैसे निकालेंगे? दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद कितना है? 48 माइनस 64, यानी कितना आएगा? 14 में से 8 गया 16, माइनस का 16 आएगा, माइनस का 16। अब 36 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 12। 27 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 9। क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है? सेम, यहाँ -16, यहाँ -12, यहाँ -9। तो सार बंतर क्या है? इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये AP में नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? सार अंतर समान नहीं है, सार अंतर समान
नहीं है, अतः दी हुई क्वेश्चन एपी में नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। अतः दी गई क्वेश्चन, अतः दिया गया क्वेश्चन या दिया गया प्रश्न एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन पे आता हूँ, पहला का तीसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। इसका मतलब वही हुआ कि यदि आप 1 मीटर कुआं खोदाएंगे तो ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है, आपको कितना देने होंगे, 150 रुपया। लेकिन इसके अतिरिक्त आप जितना किलोमीटर बढ़ाइएगा, आपको जितना किलोमीटर बढ़ाइएगा उस हिसाब से आपको 50 रुपये प्रति किलोमीटर भी आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यानी एक पहला किलोमीटर का 150 फिक्स अमाउंट है कि आप 1 किलोमीटर कुआं खोदवाएंगे तो 150 रुपया लगेगा। लेकिन 2 किलोमीटर खोदवाएंगे तो 1 किलोमीटर तो आपको खोदा जा चुका, तो अतिरिक्त आप कितना खोद रहे हैं, 1 किलोमीटर और, तो उस फिर 50 रुपया आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अतिरिक्त खोदवाइएगा तो 50 रुपये मीटर के हिसाब से क्या है आपका कुआं क्या किया जाएगा, खोदा जाएगा। तो चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ हल में। 1 किलोमीटर खुदाई करने का खर्च कितना आ रहा, 150 रुपये, ये आपका फिक्स है। लेकिन ऐसे ही आप 2 किलोमीटर क्या कीजिएगा, खुदाई करवाइएगा तो 1 किलोमीटर का आपका फिक्स्ड अमाउंट है, 150 लगेगा। लेकिन आपने 2 किलोमीटर खोदा है कुआं को तो 1 किलोमीटर तो आपका फिक्स है 150, तो 50 रुपया और दीजिएगा, तब दूसरा किलोमीटर आपका क्या करेगा, खोद देगा कुआं। यानी कितना, 200 रुपया। अब मैं 3 किलोमीटर गड्ढा करवाना चाहूँगा या खोदना चाहूँगा, तो पहला किलोमीटर ये फिक्स है 150। आप जितना इसके अलावा आप 1 किलोमीटर के अलावा आपका 1 मीटर कुआं खोदने का खर्च जो है, क्या है, मीटर में था क्वेश्चन किस में था, प्रथम मीटर 1 मीटर कुआं खुदाई करने का खर्च, 1 मीटर खुदाई करने का खर्च 150, और 2 मीटर खुदाई करेंगे तब 1 मीटर तो खुदाई करेंगे तो फिक्स अमाउंट 150 देना ही होगा। 1 मीटर बढ़ गए तो 50 रुपया आपका अतिरिक्त देना पड़ेगा, 200 रुपया हो जाएगा। 3 मीटर कुआं खुदवाएंगे तो क्या है, 1 किलोमीटर का आपका फिक्स अमाउंट है, 150 लगेगा फर्स्ट मीटर का। सेकेंड मीटर जाएंगे तो 50 रुपया बढ़ेंगे, फिर थर्ड मीटर जाएंगे तो फिर 50 रुपया बढ़ेंगे। इस तरह से कितना देना पड़ेगा, 250 रुपीस। अब आगे बढ़ता हूँ, अगर 4 मीटर कुआं को खुदवाएंगे तब 150 रुपया तो आपको देना होगा फर्स्ट मीटर का, फिर दूसरा मीटर अतिरिक्त हो गया तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। फिर आपको 50 रुपया क्या है, बढ़ाते जाना जितना आप एक्स्ट्रा, तो 1 मीटर का तो फिक्स है, तो 3 बार 50 आपका बढ़ जाएगा। यानी कितना आ गया, 300 रुपया। कितना आ गया, 300 रुपया। अब देखिए 150, 200, ये आपका सीरीज बन रहा, 250, 300, इस तरह से आगे की ओर चलते रहेगा। अभी देखिए एपी में है कि नहीं, अब ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं, तो एपी में चेक करने के लिए क्या करना होता, सार्व अंतर निकालना पड़ता, सार्व अंतर निकालना पड़ता। डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू निकलेगा कैसे, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, सब आपस में बराबर है। तो देखिए अब 50-50 का गैप हो रहा है ना, 50-50 इंक्रीज हो रहा, यहीं से पता चल रहा है कि क्या है ये एपी में। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार, 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200। देखिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, 50-50 आ रहा, हर वक्त 50-50 आएगा। तो इसका मतलब यदि सार्वंतर क्या समान है, सार्वंतर समान है, तो दी गई क्वेश्चन जो है, दिया गया क्या है प्रश्न जो है एपी में है, सार्व अंतर समान है।
समान है। अतः दी हुई प्रश्न या दिया गया प्रश्न, अतः दिया गया प्रश्न एपी में है। आंसर हो गया आपका। अब आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। 1 का 4। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो है, जबकि 10,000 रुपया की राशि जो है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को। मिश्रधन की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, मिश्रधन। लेकिन ब्याज का रेट क्या है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि 2 तरह का ब्याज होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों में अंतर क्या है, साधारण ब्याज होता है प्रत्येक साल का सेम टू सेम होता है, माने प्रत्येक साल का ब्याज उतना ही होता है, एक साल का। जैसे पहला साल का ब्याज 80 रुपया है, दूसरा साल का ब्याज साधारण ब्याज 160 ही होगा, तीसरा साल का 80 या 240 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में सब अलग अलग ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है चक्र, ब्याज पर भी ब्याज लेना, ब्याज पर भी ब्याज लेना, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो समझिए क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है, पहले लिखेंगे हल में, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो मैंने मिश्रधन क्या दिया हुआ, तो पहला वर्ष का मिश्रधन, पूंजी कितना इसने लगाया भाई, 10,000। इस पे लेगा मिश्रधन। तो 100% तो अपने खुद है, इटसेल्फ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 8% चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, लेकिन पहला वर्ष में तो 8% होगा। तो इसका पैसा क्या होगा, 100 से बढ़ के 108% हो जाएगा, 100 से बढ़ के 108% हो जाएगा। तो यानी पहला साल का क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहला साल में क्या होगा, 10,000 का 8% यानी कि 108%, यानी 108/100। इसका धन जो इतना हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 10,000, 2 जीरो से कट गया, 108 पे 1 शून्य, सॉरी 3 जीरो होगा, 10,000 लिखना था ना 10,000 क्वेश्चन में। तो 10,000 मैंने लिख दिया, 2 जीरो से कट गया, क्या आया 108 पे 00, यानी 10,800। दूसरा वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष का मिश्रधन, दूसरा वर्ष का, पहला वर्ष का मिश्रधन मैंने लिखा। अगर फर्स्ट ईयर में अगर ब्याज लगाएगा तो एक वर्ष के अंत में, यानी एक वर्ष के बाद, ये भी लिख सकते हैं। एक वर्ष के बाद, चलो सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है, आप ये भी लिख सकते हैं। एक वर्ष के बाद, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वर्ष के बाद मिश्रधन, एक वर्ष के बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा, 10,800। अब लिखिए क्या चाहिए, 2 वर्ष के बाद, ये भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा। अब क्या, ब्याज पर ब्याज लेना, तो ये आपका क्या होगा, मिश्रधन। माने इसमें दोनों चीज़ें, मूलधन भी है और क्या है, ब्याज भी है। तो इस पे हम ब्याज चलेगा, मिश्रधन पे ब्याज चलेगा। कितना, 108%। तो 108/100, 108%, 108/100 कहाँ से आ रहा, 100% अपने आप में खुद है, लेकिन 8% चक्रवृद्धि ले रहा है। तो क्या है, ये आपका 10,000 आपका मूलधन था, ये आपका मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन पे ही भी क्या लेगा, ये ब्याज लेगा, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको आप गुना कीजिएगा, 108 गुना 108, तो 88, आप 108 गुना 108 कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 गुना 108 कीजिएगा तो इतना, अब 8 बार फिर गुना कीजिएगा तो 88 64, यानी कितना, 864। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 6 8 8 16 16 बाकी 1 10 1 11, यानी गुना करने के बाद 11,664 आ जाएगा, 11,664
664। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका क्या था, फर्स्ट 1 साल के बाद मिश्रधन इतना, 2 वर्ष के बाद इतना मिश्रधन हो जाएगा। अब 3 वर्ष के बाद इसी तरह से निकालेंगे, 3 वर्ष के बाद निकालेंगे। तो आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो रहा, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि फर्स्ट वर्ष तो जो जब पूंजी नहीं लगाया सिर्फ इसके पास था तो 10,000 की राशि था, तो मिश्रधन निकाला तो 10,800, फिर दूसरा वर्ष के बाद निकाला तो इतना आया। चलो 3 वर्ष के बाद भी निकाल लो, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद मिश्रधन, 3 वर्ष के बाद मिश्रधन, 3 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या आएगा, 11,664 का भी 108% होगा। अब 108 से गुना करना पड़ेगा, इतना को 108 से गुना कीजिएगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा बोलो। तो ये आपका आ जाएगा 108 से गुना कीजिए इसको, तो 108 से गुना कीजिएगा तो 11,664 गुना 108 करना होगा। 8 चौका 32 के 2 बाकी, मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, छोतिया 18, छोतिया सॉरी 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 8 चौका 48 3 कामन के 1 बाकी 5, 8 चौका 48 5, 53 का 3 बाकी 5, 11 88 5 93, 0 0 0 0 3 2 5। अब 1 से गुना करना होगा, 4 6 6 1 1, यानी गुना करने पे कितना आया, 4 3 7 6 3 9 9 6 15 5 बाकी 11 1 12, यानी आया मेरा कितना 12 5 9 7 1 2। 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, 4 6 6 1 1, यानी 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तब कैलकुलेशन करके मेरा कितना आया 12,597.12। बताइए क्या ये एपी में है, डिफरेंस आप देखिए ना, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अब सार बंतर निकालिए, सार बंतर निकालिए, डी का वैल्यू सेम नहीं आएगा, 11,164 माइनस 10,800 कीजिए और 12,597.12 माइनस 11,164 कीजिए, सॉरी 11,664, ये दोनों का डिफरेंस जो है सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस। 4 में से 0 4, 6 में 0 6, 16 में से 8 8, 10 में यहाँ 864 रुपया आया। यहाँ घटाइएगा तो क्या आएगा, इसके बाद डेसिमल चिपका लीजिएगा, क्या आएगा 2 1 डेसिमल। 7 में से क्या होगा, 4 घटेगा 3 आएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, 7 में से 4 घटा 3, 9 में से 6 घटा 3, 15 में से 6 घटेगा 9 आएगा, ये 11 में से 11, यानी देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, दोनों क्या है अलग अलग है, तो सार बंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न एपी में नहीं है, दिया गया प्रश्न एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। प्रथम पद दिया हुआ क्वेश्चन में, सार्व अंतर दिया हुआ, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। कौन पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। तो सबसे पहले एपी के बारे में आपको सामान्य रूप जानना पड़ेगा। एपी का सामान्य रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ। समांतर श्रेणी का सामान्य रूप,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है? पहला होता है A1, दूसरा होता है A2, तीसरा होता है A3, चौथा टर्म होता है A4, डॉट डॉट करते हैं कहाँ तक? AN तक। A1 को बोलते हैं A, दूसरा पद को बोलते हैं A+D, तीसरा पद होता है A+2D, चौथा पद होता है A+3D। इस तरह से डॉट डॉट आगे करते हैं और nवां पद होता है A+n-1 D। क्यों? देखो यहाँ पर पहला पद है तो एक ही है, दूसरा पद है तो एक D है, मैंने एक घट करके है, तीसरा पद है तो यहाँ 3D नहीं है, 2D है तो मैंने एक D घट करके है, चौथा पद है तो 3D है, तो इसलिए n पद है तो n-1D होगा और बाकी में A प्लस होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या क्या? A का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू भी 10 है, तो क्या कैसे बनाएंगे हल में? क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहा हूँ। दिया है पहला पद, दिया है पहला पद A बराबर कितना? 10, और सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर D का वैल्यू भी 10 है। तो आपसे प्रथम 4 पद पूछ रहा, कितना पद था? 4 पद, यानी A1 पूछा जा रहा, A2 पूछा जा रहा, A3 के बारे में पूछा जा रहा, A4 के बारे में पूछा जा रहा। तो A1 का वैल्यू A, इसको A भी कहते हैं पहला पद, A2 A+D होता, A3 A+2D होता, A4 A+3D होता। जहाँ जहाँ A है वहाँ के A का वैल्यू पुट कीजिए, जहाँ जहाँ D है वहाँ D का वैल्यू पुट कीजिए। तो A का वैल्यू 10, 10 + 10 कौमा 10 + 2 × 10 कौमा 10 + 3 × 10, यानी क्या हो गया? 10 कौमा 10 10 20, 10 + 10 × 2 20 + 10 30, 10 × 3 30 + 10 40। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, एक दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ। हल में दिया है प्रथम पद, जिसको पहला पद कहते हैं, पहला पद कितना दिया हुआ? -2, और सार्व अंतर कितना दिया हुआ? सार्व अंतर D का वैल्यू 0। अभी मैंने बता रहा है AP का 4 पद लिखना, तो AP के 4 पद क्या होगा? AP का प्रथम 4 पद, ये नहीं लिखने का रहा है जी। तो यानी A होगा, A+D होगा, A+2D होगा और A+3D होगा। अब सबका वैल्यू पुट अप कर दीजिए। A का वैल्यू -2 + 0 कौमा -2 + 2 × 0 कौमा -2 + 3 × 0, यानी -2 + 0 -2, 0 × 2 0 और 0 + -2 -2, 3 × 0 0, 0 + -2 तो -2। तो AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? -2 कौमा -2 कौमा -2 कौमा -2। अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ मैं। A का वैल्यू 4 दिया हुआ पहला पद, दूसरा सार्व अंतर कितना दिया हुआ? -3। तो क्या बोलेंगे? AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद क्या होगा? A कौमा A+D कौमा A+2D कौमा A+3D। तो A का वैल्यू कितना? 4, A का 4 + -3, A का वैल्यू 4 + 2 × -3 कौमा 4 + 3 × -3।
4 प्लस इंटू माइनस, माइनस यानी 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। आगे -3 इंटू 2 माइनस का 6, अब माइनस का 6 अब प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा -2। 3 तिया 9, -9 में 4, -9 प्लस 4 तो माइनस का 5, 4 3 तिया 9 -9 प्लस 4 तो -5 होगा। 3 दूना 6 -6 प्लस 4 -2 होगा। 4 में 3 घटेगा तो क्या आएगा 1। तो यानी AP का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा 4, 1, -2, -5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है AP। पहला पद क्या है 4 में -1, दूसरा पद क्या है 1/2। AP के प्रथम 4 पद क्या होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। चलिए A का वैल्यू -1, दूसरा पद कैसे निकलेगा A प्लस D यानी 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2, D का वैल्यू 1/2, A का वैल्यू -1 है। आगे A का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 1/2। अब कैलकुलेशन कीजिए -1 ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 -2 प्लस 1 तो यानी माइनस का 1/2, ये 2 कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। अब आगे ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 तो क्या आएगा 1/2, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा -1, -1/2, 0, 1/2। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। दूसरा का 5 दिया है पहला पद A बराबर -1.25 और सार्व अंतर कितना दिया हुआ, सार्व अंतर आपका दिया हुआ D बराबर 0.25। तो AP के 4 पद पूछा जा रहा, AP का 4 पद पूछा जा रहा, तो आप इसी स्टाइल से भी निकाल सकते हैं कि पहला पद आंसर क्या होगा A बराबर -1.25, दूसरा पद A2 बराबर क्या होगा, इसमें जोड़ते चल जाएंगे -1.25 प्लस 0.25 यानी क्या हो जाएगा माइनस का 1। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद A3 बराबर यानी A प्लस D हुआ, तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है -1.25 इंटू 2D का वैल्यू 0.25 यानी क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 0.50। अब घटेगा तो घटाइएगा तो क्या आएगा 7 5 12 यानी 0.725 1.25 0.50 में घटाएंगे 1.25 तो क्या आएगा 0.75 माइनस में, किसमें आएगा माइनस में। तीसरा पद है। चौथा पद क्या आ जाएगा, चौथा पद A4 क्या आएगा A प्लस 3D। तो A का वैल्यू -1.25, 3D का वैल्यू 0.25 यानी क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 0.75। तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.50। तो आंसर क्या लिखेंगे, अतः
प्रथम 4 पद कितना आ जाएगा, -1.25 कौमा दूसरा पद कितना आया था, -1, तीसरा पद कितना आया था, -0.75 दिख रहा है आप लोग को, चौथा पद आएगा -0.50। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक बच्चा बोल रहा है नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। क्या आया, -1.25 कौमा -1 कौमा माइनस का 0.75 कौमा माइनस का 0.50 आपका आंसर हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ता हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। क्वेश्चन आपको 4 को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका प्रथम पद का नाम लिखना और सार्व अंतर लिखना। तो पहला क्वेश्चन में आइए हल में बनाइए। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, A1 या A से। तो ए का वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म यानी 3। सार्व अंतर भी कह रहा है लिखने के लिए, तो सार्व अंतर आप लोग सीख चुके हैं, स्मॉल d बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस A1 का वैल्यू 3, तो 1 - 3 -2, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ता हूँ। पहला पद लिखिए, हल में प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद को डिनोट करते हैं ऐसे, तो ये बराबर -5। सार्व अंतर लिखिए, तो सार्व अंतर बराबर स्मॉल d बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना -1 माइनस A1 का वैल्यू भी क्या है -5, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 घट रहा, तो क्या हो जाएगा आंसर 4। तो पहला पद आएगा -5 और सार्व अंतर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूँ। हल में प्रथम पद A बराबर 1/3, सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना 5/3 माइनस 1/3, तो आंसर क्या आएगा 4/3। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 2। प्रथम पद आएगा 1/3 और सार्व अंतर आएगा 4/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा हूँ, लिखेंगे हल में प्रथम पद A बराबर 0.6, सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1, डेसिमल है तो डेसिमल, 1 में से 0 घटेगा तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, पहला पद आ जाएगा 0.6 और सार्व अंतर आ जाएगा 1.1। अब हम मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। यदि एपी है तब आप उसका सार्व अंतर निकालिए और उसका अगले 3 पद निकालिए। तो पहले इसको चेक करता हूँ एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए एपी चेक करने के लिए क्या चाहिए, सार्व अंतर चाहिए। तो आप सार्व अंतर पहले निकालिए, पता चल रहा है कि एपी है कि नहीं। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप सार्व अंतर निकालिएगा तो चेक कीजिएगा सार्व अंतर बराबर आता है। तो एपी होने का क्या रीज़न है कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद और तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद। यदि बराबर आ जाता है तो एपी कहलाएगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा।
तो दूसरा पद क्या है 4, 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4। क्या 2 बराबर 4 होता है? तो नहीं। तो क्या है AP में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, तब आपका AP कहलाएगा। तो A2 क्या है 5/2 माइनस 2 बराबर होना चाहिए, 3 माइनस 5/2, तो 2 दूना 4, इनके घटाओ तब बनाएंगे तो क्या आएगा 1/2, 3 दूना 6 माइनस 5 1/2। देखिए बराबर आ गया ना, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, यदि बराबर आ जाएगा तो AP कहलाएगा। तो AP में है, AP में तो सार्व अंतर बताइए, इसी को तो सार्व अंतर कहते हैं। तो सार्व अंतर आपका क्या आ गया D बराबर 1/2, और इसके साथ ही साथ 3 पद और लिखना है, 3 पद और लिख दीजिए। 3 पद क्या होगा 7/2 में, और 3 पद, अगले 3 पद क्या हो जाएगा आंसर में, अगले 3 पद क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, तो यानी क्या आएगा 7 1 8/2 मतलब 4। तो अगले 3 पद, ये तो अगले फर्स्ट पद आया, अगले 3 पद, फिर 4 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, तो 4 दूना 8 1 9/2 आ जाएगा। फिर 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे, क्या आएगा 10/2, यानी कितना 5। तो अगले 3 पद क्या क्या आ जाएगा 4, 9/2, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी 2 बात इसमें पूछ रहा था, सार्वंतर बताइए, अगले 3 पद बताइए। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें भी पहले चेक करेंगे ये AP में है कि नहीं, तो AP में रहेगा तब सार्वंतर उसका निकलेगा, और अगले 3 पद भी निकालिएगा, अदरवाइज नहीं निकालना। तो यानी क्या करना, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना -3.2 माइनस A1 कितना -1.2 बराबर A3 -5.2 माइनस 3.2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3.2 प्लस 1.2 बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, यानी क्या हो जाएगा -3.2 और 1.2 यानी 2 आएगा माइनस में, 5.2 और 3.2, लेकिन ये माइनस में, तो आंसर क्या आएगा घटा करके -2। ये देखो बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर। तो ये AP में है, AP में है, तो AP में तो सार्व अंतर तो यही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सार्व अंतर बराबर D बराबर -2। एक आंसर ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि अगला 3 पद बताइए। तो इसमें क्या करेंगे -2 क्या करेंगे, सार्वंतर आ गया तो -2 क्या करेंगे, इसको जोड़ते चल जाएंगे। तो अगला 2 पद क्या आएगा 7.2 के बाद 9.2, उसके बाद -11.2, उसके बाद 11 2 13, यानी क्या आएगा -13.2। अगला 3 पद इसका ये हो जाएगा, अगले 3 पद, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। एक आंसर यहाँ होगा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग ले लीजिए स्क्रीन। चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे, चौथा का। चलिए देखता हूँ मैं, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 कितना -6 माइनस A1 कितना है -10 बराबर A3 -2 माइनस A2 -6, -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -2 प्लस 6। 10 में 6 घटा 4, 6 में से 2 घटा 4, ये देखिए बराबर आ गया। दूसरा पद घटाओ पहला पद,
तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, यदि बराबर आ जाए तब क्या कहेंगे, वो एपी में है सीरीज। तो ये क्या है, एपी में है। तो एपी में तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर ज्ञात नहीं करना। देखिए सार्वंतर इसी को नहीं कहते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद। सार्वंतर डी बराबर क्या हो गया आंसर आपका 4, एक आंसर हो गया। अरे अगला 3 पद निकालिए। तो अगला 3 पद निकालते, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, निकला हुआ। तो आपको निकालना है ये 5वां पद, ये 6ठा पद और 7वां पद, यानी ये 5, ये 6, ये 7। तो ये 5 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। तो ये का मान कितना, -10 प्लस 4D, तो 4 गुना 4 यानी कितना, 4 गुना 4 यानी कितना, 16 -10 प्लस 16 यानी 6 आएगा। अब निकालना है 6ठा पद। तो ए प्लस 5D इसका होता है फॉर्मूला, ए प्लस 5D। तो -10 प्लस कितना, 5 गुना 4, तो 5 चौका 20 में 10 घटेगा यानी 10। 7वां पद पूछा जा रहा, तो अगले 3 पद ही ना होगा भाई, पहला है, दूसरा है, तीसरा, 4 पद तो खुद दे दिया। तो 3 पद 5वां 6ठा 7वां ही नहीं होगा। तो ए प्लस 6D आपका ऐसे बना दीजिए क्वेश्चन, जैसे आपको अच्छा लगे। इसी तरह मैं सब क्वेश्चन में अलग अलग तरीक़ा से लिख रहा हूँ कि आप ये भी सीखिएगा लिखने के लिए, आप कैसे लिखिए। ए का वैल्यू कितना, -10, 6 × 4, तो 6 चौका 24, 24 में से 10 घटेगा, 6 चौका 24 और 24 में से 10 घटेगा यानी 14। तो अगला 3 पद क्या आएगा, 6, 10, 14, सार्वंतर आ जाएगा। तो ये आपका ये सब क्या है, आंसर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो एपी में है कि नहीं, तो एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले A2 - A1 और A3 - A2 करना होगा। तो सबसे पहले A2 का वैल्यू कितना, 3 + √2, A1 का वैल्यू 3, A3 का वैल्यू कितना, 3 + 2 √2 माइनस, जैसे ही माइनस आ गया 2 टर्म लिखिए, तब आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये कट गया यानी √2 बराबर 3 + 2 √2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल, और 2 √2 में 1 √2 घटेगा यानी क्या आ जाएगा, √2 बराबर √2। देखो बात सही आया कि नहीं। इसका मतलब ये जो है सीरीज जो आपका है किस में है, एपी में है। एपी में तो सार्वंतर लिख दो, सार्वंतर तो यही होगा A2 - A1। सार्वंतर पूछा जा रहा था, आ जाएगा √2। फिर पूछा जा रहा अगले 3 पद, इसमें कितना पद लिखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिख दिया गया। तो आपको निकालना है 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ये आपको निकालना है। तो A प्लस इसका फार्मूला 4D होता है। तो A का वैल्यू कितना, 3 है। A का वैल्यू कितना है आपका, पहला पद आपका 3 है। देखिए इसमें 10 था, -10 तो -10 पर हुआ। इसमें A का वैल्यू कितना है 3। 4 D का वैल्यू √2 था, 4 √2। छठा पद निकालना है तो A प्लस 5D होता है, तो 3 + 5 √2। 7वां पद निकालना तो A प्लस 6D 6D, तो 3 + 6 √2। ये आपका ये सब क्या हो जाएगा, ये सार्वंतर था, ये अगला 3 पद है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। 0.2 0.22 0.222 0.222 AP में है कि नहीं, पहले ये जांचना। तो AP में है कि नहीं, तो इसका कैसे पहचान करेंगे, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2। तो A2 क्या है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2। 0.2 को 20 भी लिख सकता हूँ, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। A3 कितना है 0.222 माइनस 0.2, तो इसको मैं 20 भी लिख सकता हूँ। अब बताइए क्या लिखूँगा, इसको ध्यान दीजिएगा फिर से। जब आप A2 - A1 कीजिएगा तो A2 कितना 0.22 0.2,
A3 कितना है 0.22, सॉरी 0.A3 कितना है 222 नहीं जी, तो इसको आप A3 है 0.222 और A2 कितना है 0.2, 0. यहाँ है 22 है 0.22, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 दे देंगे क्योंकि 0.222 को हम 0. ध्यान दीजिएगा 0.22 बोलूँ या 0.220 बोलूँ, बात क्या है बराबर है। तो सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा बराबर आता है कि नहीं, घटाइए। तो 2 में से 0 घटा 2 में से 2 घटा 0, यानी क्या आया 0.22। इसको घटाइए 2 में से 0 2 में से 0 0 2 में से 0 0, यानी 0.02। एक आया 0.002। ये दोनों बात क्या है बराबर है, बराबर नहीं है। आप इसको लाइक डेसिमल में कीजिएगा तब पर भी कहाँ बराबर दिख रहा, तो बराबर है ही नहीं, तो AP नहीं है, यह AP नहीं है। तो AP है ही नहीं है तो सार्वंतर निकलेगा नहीं, निकालेंगे। चलिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। A2 माइनस A1 निकाल लेंगे हल में, बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 कितना है -4, माइनस का 0 A1 है। A3 के लिए कितना -8, माइनस A2 कितना माइनस का 4। तो -4 में -0 घटेगा तो -4, -8 माइनस माइनस प्लस, -4 बराबर 4 में से 8 घटा -4, -4 इक्वल टू -4। ये बात क्या है बिल्कुल सही है, यह AP में है। तो AP में है तो सार्वंतर निकालिए इसका। तो सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा -4। अब आपसे पूछा जाए अगला 3 पद बताइए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा गिवन है, तो आपको एक 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना। तो 5वां पद क्या होता है A+4D, 6ठा पद क्या होता है A+5D, 7वां पद क्या होगा A+6D। तो A का वैल्यू कितना है 0 प्लस D का वैल्यू -4, 4 गुना 4 16, लेकिन -16 माइनस सिंबल है। A का वैल्यू 0, 5 गुना -4 क्या हो जाएगा -20, 0 प्लस 6 गुना -4 तो 6 चौका 24, लेकिन -24 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा सार्वंतर, और -16 -20 -24 ये अगला 3 पद हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। निम्नलिखित में से कौन AP हैं, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहले इसको चेक करेंगे कि AP है कि नहीं। तो AP होने के लिए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करना होगा। तो A2 कितना -1/2, A1 कितना -1/2 बराबर होना चाहिए। A3 कितना -1/2, A2 कितना -1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया ये सब, यानी क्या आया 0 बराबर 0, सार्वंतर 0 आ गया। तो पूछ रहा सार्वंतर लिखिए। तो सार्वंतर D इक्वल टू 0, सार्वंतर D इक्वल टू 0। अब D का वैल्यू आ गया, कह रहा अगले 3 पद लिखे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा तो लिखा चुका है, तब क्या है 5वां पद लिखाएगा A5 A6, 6ठा पद लिखना है, 7वां पद लिखना। तो A+4D A+5D 6ठा पद लिखना, तो 7वां लिखना, तो A+6D। तो A का वैल्यू कितना -1/2, D का वैल्यू 4 गुना 0, -1/2 प्लस 5 गुना 0, -1/2 प्लस 6 गुना 0। इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। तो -1/2 -1/2 -1/2, तो ये सब हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1 3 9 27। तो सबसे पहले आपको करना है A2 माइनस A1।
बराबर होना चाहिए 3 माइनस A2। तो यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 9 माइनस 3, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर है ही नहीं, तो ये AP नहीं है, यह AP नहीं है। तो इसको हम इतना ही तक छोड़ देंगे। आंसर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगे जखने पहुँच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A2 कितना है 2A, A1 कितना है A, A3 3A माइनस 2A। तो ये बराबर है, सही बात है, यानी AP में है। तो AP में तो सार्व अंतर इसका लिखिए। तो सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। एक आंसर हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तक लिखा हुआ। अगला 3 पद लिखना है, तो 5वां लिखना, ये 5वां पद लिखना, 6ठा पद लिखना और 7वां लिखना। तो ये 5वां का फॉर्मूला A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। अब आगे बढ़िए। तो A का वैल्यू A ही है, पहला पद A है 4, D का वैल्यू कितना A है, तो यानी 4 है। तो 4A प्लस 1 5 है, A प्लस 5 इंटू A यानी 6A, A प्लस 6A इंटू 6A प्लस A 7 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। तो A स्क्वायर माइनस A बराबर A क्यूब माइनस A स्क्वायर। ये कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब पावर में है। इसको कॉमन भी लेंगे तो क्या आ जाएगा, अलग आएगा। देखो कॉमन लेता हूँ तो A माइनस 1 आएगा। यहाँ A स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर A आएगा, यहाँ माइनस 1। ये तो कट जाएगा A माइनस A माइनस 1। तो ये A बराबर A स्क्वायर होता है, ये संभव है? नहीं संभव है, A बराबर A स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यह AP में, यह AP में, यह AP में नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32। अब ध्यान दीजिए, पहले इसको सोल्व कीजिए। सोल्व होता है तो पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो √2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा। √8 का निकलेगा, 4 दूना 8, यानी √8 को लिखेंगे 2√2। 18 तो 3 3 9, 9 दूना 18 होता, तो 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 3, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो 3√2। 32 में 16 दूनी 32 होता, तो 16 को तो निकल जाएगा वर्गमूल, तो 4√2 डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करना AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने के लिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करते हैं। तो A2 कितना है 2√2 माइनस √2 बराबर 3√2 माइनस 2√2, यानी क्या आएगा 2√2 में 1√2 कटेगा, तो √2 बराबर √2, यानी AP में है। तो AP में है तो इसका क्या निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा। सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा √2। 4 पद दिया हुआ तो 5वां पद निकालना है। ये 5वां बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का वैल्यू √2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना आया, √2 आया, √2 आया। तो क्या आ जाएगा 5√2, 5√2। ये 5, ये 6, एक 6 निकलेगा, तो A प्लस 5D। तो A का वैल्यू √2 प्लस D का वैल्यू भी √2, तो 5√2 प्लस 1√2 6√2। अब निकालेंगे A7। A7 का वैल्यू कितना आएगा A प्लस 60, तो √2 प्लस 6 इंटू √2 यानी 7√2। तो नेक्स्ट 3 पद क्या हो जाएगा 5√2, 6√2, 7√2। कोई दिक्कत है? अब इसको सोल्व कीजिएगा ज़्यादा तो √50 लिखिए। इसको भी सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा 36 दूना 72, 72 लिखना पड़ेगा रूट के अंदर। इसको भी कीजिएगा तो √98 लिखना पड़ेगा। आप या तो 5√2 लिखिए, या 6√2 या 7√2, ये आपका अगले 3 पद होगा, सार्व अंतर √2 होगा। अब आता हूँ मैं इस पे।
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 कीजिए। तो ये तो पहले सोल्व भी नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं निकल रहा, नहीं करा था, ऐसे सोल्व कीजिए। √6 माइनस √3 बराबर √9 माइनस √6। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अच्छा √3 बराबर √3, तो गलत है, ऐसे थोड़ी घटता है, ये घटने का नियम ही गलत है। √6 में √3 घटेगा तो √3 नहीं आएगा। ये दोनों क्या है, अनइक्वल है, क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं तो ये AP नहीं होगा, तो AP नहीं होगा तो क्या आएगा, ये AP नहीं होगा। नहीं तो ऐसे भी कॉमन देखिए, अगर कोई कॉमन लेना चाहते हैं कि चलिए हम आगे भी सोल्व करते हैं इसको, तो √3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ आएगा √2 माइनस 1। यहाँ भी √3 कॉमन लीजिए, √6 कॉमन तो हो नहीं रहा, यहाँ नहीं हो रहा कॉमन, लेकिन √3 ही कॉमन लीजिए, तो √3 माइनस √2, तो यानी क्या हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा। अभी भी बराबर दिख रहा है, नहीं बराबर दिख रहा, तो इक्वल नहीं है, तो यह AP में नहीं है। तो AP में है नहीं, तो नहीं निकलेगा सार बनतर कुछ भी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। 15 क्या, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। सबसे पहले AP चेक करना, तो AP चेक करने के लिए क्या करना पड़ता, A2 माइनस 7 बराबर A3 माइनस A2। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 25 में से 9 घटेगा तो 16। क्या दोनों बराबर होता है, 8 और 16 इक्वल नहीं होता, तो इस कारण से यह AP नहीं है। AP है ही नहीं तो सार अंतर कैसे निकलेगा, नहीं है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AP है कि नहीं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना, 5 का स्क्वायर, A1 कितना, 1 का स्क्वायर, A3 कितना, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा, 24 आ रहा, 9 2 में 4 बराबर आ गया। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 73 है, क्या है 73। तो 73 को भी एक बार देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 73 को भी देखना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब एक बार और इसको एक स्टेप करना पड़ेगा। A1 A2 A3 A4, तो A4 माइनस भी A3 करके देखना होगा। तो A4 कितना है, 73 माइनस A3 कितना, 7 का स्क्वायर है, तो यानी कितना, ये भी हमको करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, यानी 24 आ रहा है। तो इसका मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सब क्या है, 24 है। तो इसका मतलब ये क्या है, AP में है, AP में है। तो जब AP में है तो सार्व अंतर क्या आ जाएगा, सार्व अंतर D बराबर 24 आ गया। और जैसे सार्व अंतर 24 आ गया तब निकाल लीजिए अगला 3 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा तक दिया हुआ है, पाँचवा निकालना। तो पाँचवा क्या निकलेगा, A प्लस 4D। छठा कैसे निकलेगा, A प्लस 5D। सातवां पद कैसे निकलेगा, A प्लस 60 करेंगे। A का वैल्यू बैठाइए, A का वैल्यू कितना है, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 प्लस 4 गुना 24, 24 चौका 96, 1 97। 1 प्लस 5 गुना 24, 24 पचे 20 से 121। 1 प्लस 6 गुना 24, तो 24 छक 44 से 147। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सार बनतर आएगा 24। अगला 3 पद आएगा 97, 121, 147। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आज जो पढ़ाया मैंने, ये लास्ट हो गया आपका NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
5.1 मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एनमा पद से रिलेटेड आएगा और एक्सरसाइज 5.2 कराएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया तो आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा वीडियो को। देखिए पढ़ाई है, आप कहिएगा 10 मिनट के वीडियो बनाइए सर, 10 मिनट बनाएंगे तो कंटेंट भी तो उसमें 10 मिनट का ही ना होगा ना, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो आप जितना लॉन्ग देखिए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आपका क्या शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टाइम पढ़ाई कीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपकी टाइम की बर्बादी होगी, वो भी आपका शॉर्ट टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग देख लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अभी आपका सीरीज चल रहा है मेरा क्लास 10th का 2027 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड में मैट्रिक का, उनके लिए चल रहा है, 5वां चैप्टर चल रहा। इसी तरह से मेरे अखिलेश स्टडी सेंटर पे वीडियो आते रहेगा संडे के संडे। आप लोग इसको क्या कीजिए, हमसे जुड़िए और जुड़ करके पढ़ाई कीजिए ताकि कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।